हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी वर्ल्ड वॉर की डिस्कशन को। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि एक शांति का समझौता हो चुका था। और समझौता वो कुछ ऐसे नहीं हुआ कि सबने आपसी तालमेल से वो समझौते को कंडक्ट कराओ। समझौता एक मजबूरी थी। जर्मनी जो कि एक ग्रुप लीड कर रहा था अपना इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपल अलायंस, इनका जो ग्रुप था वो जीत रहा था, है ना। लेकिन इससे गलती हो गई थी। गलती ये हो गई कि इसने ओवर कॉन्फिडेंस के चलते अमेरिका का जो एक पैसेंजर शिप था ल्यूसिटेनिया, उसको इसने बम से उड़ा दिया। ठीक है। टॉर्पीडो बेसिकली क्या होता है, जैसे श्रेया, टॉर्पीडो का मतलब होता है समुद्र में चलने वाली जो मिसाइल नहीं होती, जो पानी से भी चीर कर निकल जाती है किसी भी चीज़ को, उसको टॉर्पीडो कहते हैं। बड़े सारे जो मिसाइल कंडक्ट होती है ना, जैसे समुद्र में जब वो आप कभी भी वाटर्स में मिसाइल मतलब टेस्ट कंडक्ट करते हो, तो वो मिसाइल टॉर्पीडोज की फॉर्म में होती है। इसने वो टॉर्पीडो लॉन्च करी और ल्यूसिटेनिया के अंदर 2-4 छेद होते हैं, पानी भरता है और वो पूरा का पूरा शिप डूब जाता है। प्रेसिडेंट विल्सन की काफ़ी बुराई होती है अमेरिका के अंदर, और उसके बाद उसके चलते वो कसम खाता है कि अमेरिका पे ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है वो लेकर आएगा, और इसी के चलते जर्मनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेकर आएगा। और जर्मनी को अमेरिका के इसी रवैये के चलते सरेंडर करना पड़ता है नवंबर 1918 में। अमेरिका बहुत लेट एंटर कर रहा था, लेकिन अमेरिका के पास एडेड एडवांटेज क्या था, मैंने ये भी पढ़ाया था। रिसोर्सेज बहुत सारे थे, है ना। और एलिस के लिए एक हेल्पिंग हैंड तो था ही शुरू से, लेकिन अब बात इसकी इज्जत पर आ गई थी, तो उसने बदला बहुत भयंकर लेवल पर लिया। आर्मिस्टाइज होता है 11 नवंबर 1918 को। जर्मनी को हार्श टर्म्स जो हैं इस ट्रीटी, एक अभी आएगी एक ट्रीटी, वर्सिलीज ट्रीटी, उसके अंतर्गत एक्सेप्ट करनी पड़ती है। ठीक है। और केसर विलियम II, जो कि जर्मन एम्परर था, उसको अपनी जो गद्दी होती है वो छोड़नी पड़ती है। यहीं तक हमने पढ़ा था। अब बात करते हैं पेरिस के अंदर पीस कॉन्फ्रेंस की। पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है पेरिस में जनवरी 1919 में। वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चलता है श्रेया? 1914 टू 1918, है ना। अब होता क्या है कि ये जो 11 नवंबर है 1918, 11 नवंबर 1918 को क्या होता है, यहाँ पर इसके ऊपर आर्मिस्टाइज जो है वो थोपी जाती है। मतलब आर्मिस्टाइज के अकॉर्डिंग, पीस ट्रीटी के अकॉर्डिंग, समझौते के अकॉर्डिंग ट्रीटीज़ को साइन करनी पड़ती है, जिसको जर्मनी को साइन करनी पड़ती है, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा हार्श होती है। तो पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है पेरिस में जनवरी 1919 में, 2 महीने बाद आफ्टर द साइनिंग ऑफ द आर्मिस्टाइज विद जर्मनी। और जर्मनी को मजबूर किसने बनाया ये ट्रीटी साइन करने के लिए? यूएसए ने बनाया। ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था वुड्रो विल्सन, ये तो अमेरिका की साइड से हुए। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज और प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस क्लेमेंसियो, ये तीनों मिलते हैं और एक ट्रीटी की टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करते हैं। और उस ट्रीटी का नाम क्या होता है? ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। कौन कौन आया था इस ट्रीटी को बनाने के लिए? पहले वुड्रो विल्सन अमेरिका की साइड से, इंग्लैंड की साइड से उधर के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, और फ्रांस की साइड से भी फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसियो। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इन डेलिब्रेशंस एंड डिस्कशंस के किस तरीके से पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जब आयोजित करी जाएगी तो जर्मनी के ऊपर ये वाले हार्श टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो थोपने हैं। अभी आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस को सुनना चाहिए, आपको पता लगेगा जर्मनी ने जितने सपने सजोए थे ना, और जितना पैसा जोड़ लिया था जो जिस रीजन के ऊपर कब्जा करके, ये सारी चीज़ें अभी हाथ से निकल जाएंगी। और ऊपर से जर्मनी आर्थिक व्यवस्था के मामले में टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा इस ट्रीटी की वजह से।
अब जर्मनी को ये लगा, नीचे वाले पैराग्राफ पे आओ, जर्मनी को लगा कि ऐसा ना हो कि युद्ध दोबारा से शुरू हो जाए, तो जर्मन गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री कर लेने चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने ये जो बदला लिया था ना, जब ये एंट्री करी अमेरिका ने श्रेया 1917 में, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से जो जर्मन कैजुअलिटीज़ थी ना उसके अंदर, इस वॉर के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों को जर्मनी की साइड से जो उसके आर्म फोर्सेस थी बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई, हर्ट करा और मारा अमेरिकन फोर्सेस ने। जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था सिर्फ अमेरिका के साथ लड़ने से काफ़ी हद तक हिल गई थी, वरना आप एक खुद चीज़ सोचो, अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो इधर का लीडर था केसर विलियम टू, इसकी गद्दी क्यों चली जाती? ये तो बहुत एक तगड़ा रूलर था ना वहाँ का, लेकिन ये स्टेप डाउन कर गया। अब जर्मनी को ये लगा कि एक तो आर्थिक व्यवस्था हमारी चरमरा रही है, यूएसए ने हमारे साथ लड़कर हमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेट भी करा। अब ये वॉर दोबारा से शुरू ना हो जाए, तो जर्मन गवर्नमेंट ने चुपचाप जो भी इनके ऊपर ट्रीटीज़ के अकॉर्डिंग टर्म्स एंड कंडीशन जो थोपी जा रही थी ना श्रेया, उसको मान लिया। बात है 28 जून 1919 की, पीस ट्रीटी साइन होती है वर्सलीज में, इन द हॉल ऑफ मिरर्स नाम है उस जगह का प्रॉपर, इन द हॉल ऑफ मिरर्स। और यहां पर मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूं, ये वर्सलीज का ये जो हॉल ऑफ मिरर है, कहां पर था? ये वर्सलीज जगह कहां पर है? ये है फ्रांस के अंदर। तो श्रेय आप ये लिख सकते हो, फ्रांस के अंदर। एंड ये बहुत सुंदर जगह है, बहुत हद से ज़्यादा सुंदर जगह है, ठीक है। एक प्रॉपर हॉल ही है, चेम्बर ही है, लेकिन जैसा कि मैं यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी अच्छी लाइटनिंग, दरवाजे, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है अंदर का, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? पैलेस ऑफ वर्सलीज या फिर हॉल ऑफ मिरर इन द वर्सलीज, ये फ्रांस के अंदर है, ठीक है। अब देखिए इस ट्रीटी की प्रोविजंस, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब श्रेय एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना प्लीज़, ये जितनी भी प्रोविजंस है ना यार, ये सारी आपको याद करनी पड़ेंगी, सारी की सारी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा इवेंट है जिसको मैं कभी कभार कहता हूँ ना कि इसमें से कुछ भी मिस आउट नहीं करा जा सकता। आप वॉर के सिनेरियो में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कॉजेज इफेक्ट्स को ऊपर नीचे करके लिख लो, वो चलेगा, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन जो ट्रीटी की है ना, आपको एक भी मिस नहीं करनी, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी। अभी आप खुद देखना तो आपको पता लगेगा कितने शॉकिंग हार्श कंडीशंस थोपी गई थी जर्मनी के ऊपर। अच्छा, इस ट्रीटी को बनाने वाला कौन सी 3 कंट्री? पहले कंट्री के नाम बताओ। यूएसए, फ्रांस और इंग्लैंड या ब्रिटेन। यूएसए की साइड से किसने फ्रेम करा इस ट्रीटी को? उसके प्रेसिडेंट ने, किसने? वुड्रो विल्सन ने। ब्रिटेन की साइड से किसने? प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज। फ्रांस की साइड से किसने? अगेन उधर के प्रधानमंत्री क्लेमेंसियो, ओके। और ये ट्रीटी को फ्रेम करने के लिए क्या जर्मन सरकार का भी सहयोग लिया गया? क्या आप भी बताओ टर्म्स एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? जर्मनी ने भी बनाई थी ये ट्रीटी? नहीं यार, वो क्यों बनाएगा जर्मनी? उसके ऊपर तो थोपी गई थी, है ना। तो जर्मनी को ये माना गया कि तुम ही गिल्टी हो इस वॉर को स्टार्ट करने के पीछे। सबसे पहले ट्रीटी में क्या बोल दिया गया? ट्रीटी के अंदर एक लाइन डिक्लेयर कर दी गई कि गिल्टी कौन है। मतलब ट्रीटी के अंदर देखो कंडीशन बाद में तो भी जाएंगी, पहले गिल्ट पूरा का पूरा डाल दिया गया, गिल्टी बना दिया गया किसको? जर्मनी को। अब ये बोला गया कि बेटा वॉर जब आपकी वजह से हुआ है तो खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। तुमने वॉर स्टार्ट ना कर रखा होता, तुमने वॉर स्टार्ट नहीं करा होता,
तो इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़, इतना ज़्यादा इकोनॉमिक लॉसेस ये सब नहीं होते, राइट। अब तुमने वॉर को अगर ये स्टार्ट करा है तो तुम्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा इसका। जितनी डिस्ट्रक्शन हुई है और जितना बाकी कंट्रीज को इकोनॉमिक लॉस हुआ है हमारी साइड से, वो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को पे करना पड़ेगा पूरे का पूरा रकम। श्रेया आप समझ रहे हो? रकम, वर्ल्ड वॉर की रकम है ना, वो भी लॉस की रकम। और ये किसको पे करना पड़ेगा? सेंट्रल पावर्स को। इटली ने श्रेया जीसस क्राइस्ट पे प्रसाद चढ़ाया था कि अच्छा हुआ छोड़ दिया तुमको। हाथों में निकल गया पहले ही। मैं तो इटली पूछता है, मतलब एक मजाक के तौर पर बता रहा हूँ, इटली पूछता है कि देखो भाई मैं तो तुम्हारे साथ आ गया था ना, ऐसे तो कोई वो नहीं है ना, मेरे से तो कोई गिले शिकवे नहीं है ना। तो बोलते नहीं तुमसे कोई बात नहीं है, तुम जाओ मस्त रहो। जीसस क्राइस्ट के पास बैठे रहे 24 घंटे शुक्रिया अदा करने को कि बच गए, थैंक यू। तो सभी की सभी सेंट्रल पावर्स, अब टर्की की तो वैसे ही बैंड बज रखी थी, है ना। टर्की कहता है साला बड़ा अच्छा ज्वाइन करा हमने इसके ग्रुप को, इतने सपने दिखाए थे इसने, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जितना था वो भी जा रहा है जेब से। एक बार रिकॉल कर लेते हैं जर्मनी के कैंप में कौन कौन था। सबसे पहले तो इनके ग्रुप का नाम था क्या था? ट्रिपल अलायंस, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल पावर्स। नंबर 1 जर्मनी, नंबर 2 ऑस्ट्रिया हंगरी, नंबर 3 टर्की, नंबर 4 बल्गेरिया। ठीक है, बच कौन गया? इटली। ठीक है, क्योंकि इटली ने किसको ज्वाइन कर लिया था? ट्रिपल एंटेंट को, एलीज को, है ना। एलीज में जैसे, अच्छा ट्रिपल एंटेंट की शुरुआत 3 से हुई थी, बाद में 4 हो गए इटली को ज्वाइन करके, और अल्टीमेटली एलीज जब वो बना तो कितने हो गए? 9। वेरी गुड। ठीक है, तो सेंट्रल पावर्स वर डायरेक्टेड टू पे वॉर इंडेमनिटी। वॉर इंडेमनिटी समझते हो ना, युद्ध लड़ने का खामियाजा भुगतना। ठीक है, उसके लिए पे करना। आगे, जर्मन आर्मी वॉज टू बी अलाउड टू हैव 1 लाख मैन ओनली। जर्मन आर्मी को यह बोला गया अब तुम सिर्फ पूरे देश में 1 लाख सैनिक ही रख सकते हो, और छोटी सी एक नेवी भी अलाउ करी गई उसको। मतलब जितना बड़ा वो पावर थी उसकी एक तो पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। याद है ये सेम तरीके से जब भी कोई एक तरीके से जीत जाता है तो सामने वाला दोबारा से उतना पावरफुल ना बने, तो इसके लिए ये सब चीज़ें करी जाती है ना। याद है रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी ऐसा करा गया था थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 कि टॉप रैंक ऑफिसर्स पे कभी भी कोई इंडियन नहीं आएगा, इनकी जो रिक्रूटमेंट है उसको कम कर दो। हुआ था ना ऐसा? ये सब के नहीं हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन को डर था कि दोबारा हिंदुस्तानी जो है वो हमारे खिलाफ खड़े ना हो जाए। उसके बाद यूनियन ऑफ ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी वॉज फॉरबिडन। आज के बाद कभी भी कोई मिलकर ग्रुप कौन नहीं बनाएगा? ऑस्ट्रिया और जर्मनी कभी भी एक अलायंस में शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, इनके बीच में किसी प्रकार की दोस्ती, व्यापार, कोई भी टेक्नोलॉजी का आना जाना, ये सब बिल्कुल ही अलाउ नहीं होगा। सारी जर्मन कॉलोनीज को ये बोला गया, जर्मन कॉलोनी समझते हो, जर्मनी ने जहां जहां पर कब्जा कर रखा था, और ज्यादातर कौन सी कॉलोनीज के ऊपर कब्जा कर रखा था? एशिया वाली कि अफ्रीका वाली? अफ्रीका, है ना। उनको ये बोला गया कॉलोनी, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ यहाँ पर जो जर्मन कॉलोनीज की बात हो रही है वो कंट्रीज की बात हो रही है जो कि गुलाम थी जर्मनी की। कॉलोनीज गुलामी तो होती है ना, तो उनको ये बोला गया इट इज मैंडेटरी फॉर यू ऑल टू ज्वाइन लीग ऑफ नेशंस। और लीग ऑफ नेशंस किसका वर्जन है पुराना? यूएन का। वेरी गुड। याद है जर्मनी ने ट्रीटी साइन करी थी रशिया के साथ, ब्रेस्ट लिटोवस्क, और बल्गेरिया के साथ बुचारेस्ट।
जर्मनी को बोला गया इन ट्रीटी को तुम्हें रिवोक करना पड़ेगा। अब रिवोक करना पड़ेगा इसका मतलब क्या? रशिया जो एरिया चाहे वो रख सकता है जो कि जर्मनी के साथ समझौता हुआ था, और बल्गेरिया जो एरिया चाहे वो रख सकता है जैसा जर्मनी के साथ समझौता हुआ था। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? यानी कि अब जर्मनी की कोई बात नहीं मानी जाएगी। रशिया ने जो भी डिसाइड करा था जर्मनी के साथ और बल्गेरिया ने जो भी डिसाइड करा था, अब वो जो मर्जी चाहे वो एरिया रख सकते हैं। पहले तो डिवाइड हो गया था ना कि जर्मनी ये रखेगा, ऐसा रखेगा, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब जर्मनी की चलनी नहीं है, मतलब काइंड ऑफ, है ना। ऐसा क्यों करा गया भाई? ये एलीज है ना, ये सारे के सारे, इनको खुश भी तो करना है। रशिया और बल्गेरिया क्या भी एलीज के पार्ट नहीं है क्या? बताओ। बिल्कुल है। और ये ना डिसॉल्व हो गया था, मतलब ये जो ट्रीटीज है ना, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये डिसॉल्व हो गई थी। ओके। अच्छा, एक बात पे ध्यान देना, मैं एक चीज गलत बोल गया। बल्गेरिया पार्ट नहीं है इसका, लेकिन बल्गेरिया में वो ट्रीटी साइन होती है बुचारेस्ट, ठीक है। जर्मनी ने एल्जेक और लॉरेन वाले हिस्से किससे छीने थे? क्लास 12 का हमारा इंग्लिश का चैप्टर। फ्रांस से छीने थे ना, वो वापस करने पड़ेंगे फ्रांस को, ये बोला गया। एल्जेक एंड लॉरेन फ्रांस के लिए क्या थे? उसकी शान थे, है ना, ये दो शहर, राइट। उसके बाद जो पुरानी रशियन टेरिटरीज थी, रशिया जिनके ऊपर मतलब कब्जा करके बैठा था, याद रखना इस ट्रीटी के अंदर रशिया की भी बात करी गई है। ऐसा नहीं कि रशिया के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस लग रही हैं। रशिया की जो पुरानी टेरिटरीज थी जिसके ऊपर अब कब्जा कौन कर चुका है बल्कान वॉर्स के बाद, जनरली ये कौन सी पावर्स? ट्रिपल अलायंस, है ना। तो रशिया की पुरानी कुछ टेरिटरीज हुआ करती थी श्रेया, फिनलैंड, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। इनको क्या बोला गया कि तुम इंडिपेंडेंट बन जाओगे, है ना। कि तुम एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाओगे। मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहता हूं श्रेया, ये जो यूएसएसआर था ना, इसमें भले ही बोल दिया गया कि इंडिपेंडेंट बन जाओगे, लेकिन ये 1992 तक ये यूएसएसआर का पार्ट ही रहते हैं। ये फिनलैंड को तो हटा दो, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, ठीक है। याद रखना, ये मैं फ्यूचरिस्टिक एक बात बता रहा हूँ आपको। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर तो हम वो पढ़ते हैं ना उसमें, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। उसके बाद टूटी थी यूएसएसआर से 3 कंट्रीज अलग उस टाइम पर, ठीक है। यानी कि अभी इंडिपेंडेंट नहीं होगी। क्या कह रहे हो? फिर से रिपीट करूं ये वाली लाइन? हाँ, मैं ये कह रहा हूं, ये जो 7th पॉइंट आप देख रहे हो ना कि रशिया की पुरानी टेरिटरीज फिनलैंड, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया, इनको बोल दिया गया तुम इंडिपेंडेंट बन जाओ। मैं कह रहा हूँ कि आप फिनलैंड को साइड कर दो, मैं फ्यूचर पे जा रहा हूँ। 1991 25 दिसंबर 1991 जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, है ना, क्रिसमस वाले दिन। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है ना, जब यूएसएसआर रशिया बनता है, उस टाइम पर ये तीनों जो टेरिटरीज थी ना, ये अलग हुई थी, ये जाके कंट्री बनी थी। यहाँ पर भले लिख दिया गया है, लेकिन ये 1991 1992 तक रशिया के साथ, ये यूएसएसआर के साथ रही हैं। 1991 में जाकर ये अलग हुई हैं, 1991 से लेकर 1992। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ 1991 से 2 तक, क्योंकि वो 25 दिसंबर था, साल खत्म होने को आया था ना। तो एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया जो है ये अलग हुई थी उससे, यूएसएसआर से 1992 में जाकर, 1991 में 2 में जाकर। अच्छा, इन तीनों को ना एक कंबाइन नाम से बुलाते हैं। आपको कोई आइडिया है एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्बिनेशन में इनका एक टर्म होता है, एक नाम होता है, आज भी वो नाम चलता है। नहीं पता? कोई बात नहीं, इनको बोला जाता है बेल्टिक रिपब्लिक्स। बल्कान मत लिख देना, मैं बेल्टिक की बात कर रहा हूं, BALTIC, बेल्टिक रिपब्लिक्स, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। आप किसी भी एक कंट्री जाओगे ना, बाकी 2 में आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो। हाँ, और जैसी एक लाइन बनी हुई है, जैसे हमारे यहाँ वो नहीं बनी रहती सड़क पे जेब्रा क्रॉसिंग, है ना,
जैसे आप क्रॉस करोगे ना, उसको मोबाइल पे मैसेज आएगा वेलकम टू लेटविया, फिर इधर हो जाओ, फिर इधर कूद जाओ, वेलकम टू एस्टोनिया। जैसे आप जैसे ही क्रॉस करते होगे, पंजाब से आते होगे इस साइड, तो मैसेज आता होगा ना फोन पे, वेलकम टू हरियाणा, ऐसे ही। ठीक है। उसके बाद एक एरिया था नॉर्दर्न शेल्सविक, ठीक है, नॉर्दर्न शेल्सविक, इसको डेनमार्क को दे दिया गया था, और कुछ जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट थे वो बेल्जियम को दे दिए गए थे। यानी कि अब क्या हो रहा है, ये एलीज क्या कर रहे हैं इस वर्सली स्ट्रीट के थ्रू, ट्रीटी के थ्रू, केक काट रहे हैं और सब में बांट रहे हैं, राइट, अपने अपने जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनमें, कह सकता हूं मैं ऐसा, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में एक जिम्मेदारी ये भी ली गई कि पोलैंड की स्थापना दोबारा करनी है। पोलैंड वॉज रिक्रिएटेड। पोलैंड में क्योंकि काफी ज्यादा तबाही हो गई थी। जर्मनी का एक एरिया था श्रेया, याद रखना, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट था कोल की माइनिंग के लिए। किसके लिए? कोयले के लिए। जर्मनी का एरिया राइनलैंड, इसको एलीज ने आपस में बांट लिया। कोयले से इनका क्या फायदा होगा? पावर जनरेशन, और अल्टीमेटली क्या ऐसा कह सकता हूं मैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, है ना। और ये भी बोला गया कि जो एरिया है ईस्ट बैंक ऑफ द राइन, राइनलैंड, शॉर्ट में इसको राइन बोला गया, आप कभी भी राइन वर्ड यूज मत करना, पूरा लिखना राइनलैंड, इसको डीमिलिटराइज करना पड़ेगा। डीमिलिटराइज मतलब क्या? किसकी मिलिट्री यहां पर नहीं तैनात हो सकती है? जर्मनी की। और कौन चाहे तो कर सकता है यहां पे मिलिट्री को तैनात? एलाइज। वेरी गुड। अब एक्चुअली प्रेसिडेंट विल्सन ने ना यहां पर तो 10 पॉइंट दे रखे ना, अपने 14 पॉइंट्स यहां पर ले डाउन करे थे ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में, जिसको एलीज ने भी फॉलो करा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ही हाईलाइटेड वॉज द नीड फॉर अ, इसने क्या बोला कि देयर शुड बी अ जर्नल एसोसिएशन ऑफ नेशंस, ताकि हम मतलब मिलकर रहें। और किस लिए रहें? फॉर द पर्पस ऑफ अफोर्डिंग म्यूचुअल गारंटीज ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी टू ग्रेट एंड स्मॉल स्टेट्स लाइक। प्रेसिडेंट विल्सन ने बोला स्थापना होनी चाहिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां पर सारे नेशंस एक दूसरे से एसोसिएट हो सकें, अपने बीच में जो भी गिले शिकवे हैं उसको मिटा सकें, और एक दूसरे की पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को सुनिश्चित कर सकें, फिर चाहे वो नेशंस बड़े हों चाहे साइज में छोटे हों। तो अल्टीमेटली किसकी तरफ हिट कर रहा है? क्या बनाने के पीछे क्या बना इसकी, इस वाले पॉइंट की वजह से? यूएन नहीं, यूएन टर्म अभी यूज नहीं होगी, लीग ऑफ नेशंस। और जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहां पर कौन सा पॉइंट था? वो पॉइंट नंबर 4। हालांकि उस पॉइंट में ये बोला गया था कि सारी जर्मन कॉलोनीज जो हैं उनको बनना पड़ेगा लीग ऑफ नेशंस का पार्ट, लेकिन अल्टीमेटली जो प्रेसिडेंट विल्सन वाली बात देखी है, कल को ये क्वेश्चन अगर आए प्रीलिम्स में श्रेया कि लीग ऑफ नेशंस जो बना वो किसका ब्रेन चाइल्ड था? ब्रेन चाइल्ड अब वर्ड तो जानते ही होगे अब तो, है ना, इन्वेंशन किसकी थी, किसने पहली बार बोला? तो हमारा आंसर क्या होगा? क्लेमेंसियो बोलूंगा मैं, ये लॉर्ड जॉर्ज बोलूंगा, या वुड्रो विल्सन? वुड्रो विल्सन। केसर विलियम टू, जार निकोलस टू, वुड्रो विल्सन, लॉर्ड जॉर्ज, क्लेमेंसियो, महात्मा गांधी। क्या आंसर रहेगा इसका? वुड्रो विल्सन। उसके बाद अलग अलग कुछ और भी ट्रीटी साइन करी गई, एलीज के साथ साथ अलग अलग कंट्री ने करी, मतलब इंडिपेंडेंट ट्रीटी भी साइन हुई। ऑस्ट्रिया ने करी एलीज के साथ ट्रीटी साइन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया, टर्की।
अब एक बात याद रखना, मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ ना कि वैसे तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो थी सबसे ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग किसके लिए थी? जर्मनी के लिए। लेकिन वो हार्श टर्म्स इम्पोज करती थी किसके ऊपर? और जर्मनी के साथ देने वाले उसके दोस्त जो कि ट्रिपल अलायंस का पार्ट थे, राइट? सेंट्रल पावर्स है श्रेया ऐसा? बिल्कुल है। इंडिपेंडेंट ट्रीटीज भी एलाइज ने साइन करी जो सेंट्रल पावर्स थी, समझ गए? ट्रीटी ऑफ वर्सलीज तो एक अम्ब्रेला ट्रीटी हो गई है ना। ज्यादातर उसने टर्म्स एंड कंडीशन जो रखी वो ह्यूमिलेटिंग थी जर्मनी के लिए। इसके अलावा कुछ और भी ट्रीटीज जो थी वो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के साथ, नेशंस के साथ साइन करी गई, नॉट ग्रुप्स, नेशंस के साथ। ऑस्ट्रिया पार्ट था, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया और टर्की का पार्ट थे उसका, सेंट्रल पावर्स का, ट्रिपल अलायंस का। बिल्कुल। तो इस वजह से ये ट्रीटी जो है वो साइन करी गई। अलग अलग एलीज ने अलग अलग कंट्री के साथ ट्रीटी साइन करी, जिसको जैसा एरिया चाहिए था यूएसए ने कंप्लीट लिबर्टी दे दी। देखो आपको अभी तक ये वाली बात तो पता लग रही है ना कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस या ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के पीछे भले ही हम बोलने के दो प्रधानमंत्री थे और यूएसए का प्रेसिडेंट था, लेकिन वुड्रो विल्सन की वजह से ही हो पाया ना। अगर अमेरिका एंटर नहीं करता तो इनकी कोई औकात थी कि जीत पाते इस वॉर को, है ना। तो उसने अलाउ करा कि हाँ आप अपनी अपनी सेपरेट ट्रीटी साइन कर सकते हो। जैसे राइनलैंड का हिस्सा किसने रखा अपने पास? सारे एलीज ने आपस में क्या करा, उसको बांट लिया, क्योंकि वहां क्या मिलता था? बहुत ज़्यादा कोल, जो कि इनकी मदद करेगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, है ना। अब याद रखना श्रेया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टर्की के साथ जो ट्रीटी साइन होती है उसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ सेवरेस। क्या बोला जाता है? ट्रीटी ऑफ सेवरेस। टर्की में टॉप का लीडर कौन होता था? सुल्तान। इसको सुल्तान वहां का एक्सेप्ट तो कर लेता है, लेकिन वहां पर ना एक लीडर होता है जो आगे चल के ना टर्की के अंदर मॉडर्निटी लेकर आएगा। इस लीडर के बारे में श्रेय हम लोग हमारे PSIR में पढ़ेंगे, जो पॉलिटिकल वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स और एशियन पॉलिटिकल थिंकर्स जो है ना, उसके कंटेक्स्ट में हम इसको पढ़ेंगे। क्लास 11 की जो पॉलिटिकल थ्योरी की जो बुक है NCERT, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले के साथ 2 बुक्स होती है ना, उसमें इसके बारे में दे रखा है। नाम है इसका मुस्तफ़ा केमल पाशा, या अगर मैं इसका आपको पूरा नाम दूं तो इसका नाम होता है, आप लिख लो श्रेया, मुस्तफ़ा केमल पाशा, आगे एक वर्ड लिखो अतातुर्क, ATATURK, ATATURK, समझ गए? मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क। ये ना मॉडर्निटी लेकर आना चाहता था टर्की में, विमेन राइट्स की बात करना चाहता था, विमेन राइट्स की इसने बात करी, और टर्की को एक नए ज़माने के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, इसकी बात करता था। यहाँ पर ना सुल्तान लोगों को ज़्यादा फ्रीडम नहीं देता था, लिबर्टी नहीं देता था, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं था, इलेक्शंस नहीं होते थे, डेमोक्रेसी नहीं थी। ये सारी चीज़ें लेकर आना चाहता था यहाँ पर। तो सुल्तान जो सुल्तान था उसने तो इस ट्रीटी ऑफ सेवरेस को साइन कर, मतलब एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन ये ट्रीटी फेल हो गई थी जब मुस्तफ़ा केमल पाशा अतातुर्क ने और उसके फॉलोअर्स ने रेजिस्ट करा, तो सुल्तान को पीछे हटना पड़ा इस ट्रीटी से। अच्छा, अब सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये मुस्तफ़ा केमल अतातुर्क अपने एफर्ट में मतलब वो हो गया था, पास हो गया था, क्या ये बना पाया था टर्की को मॉडर्न और ये सब जो आप कह रहे हो? बिल्कुल बना पाया था श्रेया। इसने पूरा स्ट्रक्चर वहां का डेमोक्रेटिक कर दिया था।
और बाद में कमान इसके हाथ में भी आ गई थी कुछ साल के लिए, और काफ़ी ज़्यादा हम्बल लीडर माना जाता है, जिसने वेमेन राइट की बात करी, फ्रीडम की बात करी, लिबर्टी की बात करी, वहाँ पर डेमोक्रेसी की बात करी, मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करी। समझ में आई सारी चीज़ें? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।